Hi everyone, welcome to the channel Being Persistent. इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ईवाई बीकॉम का जो इकोनॉमिक का टॉपिक है वो हम कवर कर रहे थे। तो उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। लिबरलाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसमें क्या है कि बेसिकली जब आप कोई भी कंट्री में कोई भी बिजनेस चलता है तो क्या होता है कि कभी कभी पर्टिकुलर कंट्री का जो भी गवर्नमेंट होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, बिजनेसेस पे या जो भी एंटरप्रेनर्स है उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है। किस वजह से कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वो जो ट्रेड वो कर रहे हैं, डोमेस्टिक ट्रेड हो चाहे फॉरेन ट्रेड हो, तो वो रेस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाते हैं कि जिसकी वजह से वो जो ट्रेड है वो लिमिटेड हो। बिजनेसमैन्स है तो वो अपने देश की बाउंड्री क्रॉस ना कर पाए। सो ये पहले की सिचुएशन थी, मतलब 1980 से पहले की। बट आफ्टर दैट द नीड अराइजेस अबाउट द लिबरलाइजेशन, मतलब कि लिबरलाइजेशन का जो भी इम्पोर्टेंस है वो बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि लिबरलाइजेशन अगर गवर्नमेंट नहीं करता तो क्या हो जाता कि जो ट्रेड है वो लिमिटेड रह जाता और हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी बिजनेसमैन्स हैं, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना जो भी एग्जिस्टेंस है या अपनी जो भी आइडेंटिटी है वो क्रिएट ही नहीं कर पाते। सो लिबरलाइजेशन की वजह से आप बोल सकते हो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन ट्रेड जो है वो आसान होने लगा। और इन डिटेल में देखते हैं कि लिबरलाइजेशन मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। कि ये लिबरलाइजेशन यानी कि रूल्स एंड लॉज जो कि गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर इम्पोज किए होते हैं, रूल्स, लॉज, रेस्ट्रिक्शंस आप बोल सकते हो, विच वेर एम्ड एट रेगुलेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही है, चाहे वो बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, इंश्योरेंस हो, ये सारी चीज़ें मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड। तो ये एक्टिविटीज़ बीकेम मेजर हिंड्रेंसेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब जो भी रूल्स है, सपोज करो फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट्स जो होते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, तो उनको अब अगर आप एक ही एक्टिविटी या फिर आप उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली क्या करो, उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट दो, तो उससे वो ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ सकेंगे। या फिर अगर उनको थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाए, उनके पास के जो आइडियाज़ है उनको थोड़ा सा के ऊपर के जो भी रेस्ट्रिक्शंस है, स्ट्रिक्टनेस है, तो उनको थोड़ा सा अगर हम लिबरलाइज करेंगे तो क्या कर पाएंगे बच्चे कि अपने आइडियाज़ को बाहर लेके आ पाएंगे। ठीक है, सो यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि अगर रूल्स एंड लॉज गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी बिजनेस पे इम्पोज किए जाते हैं, तब बिजनेसेस जो है वो अपने कुछ भी आइडियाज़, इनोवेटिव जो आइडियाज़ होती है वो बाहर नहीं आ पाता है और इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाता है। ठीक है, सो जिसकी वजह से जो भी ग्रोथ होती है बिजनेसेस की या पर्टिकुलर कंट्री के इकोनॉमी की, वो लिमिटेड रहती है, बियॉन्ड द स्कोप वो जा ही नहीं पाती। सो इसके लिए ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हिंड्रेंसेस यानी अड़चन पैदा करता है। ओके, लिबरलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस टू पुट एन एंड, मतलब लिबरलाइजेशन इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया 1980s में क्योंकि ये जो रेस्ट्रिक्शंस, रूल्स, लॉज है, इनके ऊपर क्या लगाया जाए, इनके ऊपर एंड आ जाए। ठीक है, मतलब ये फिनिश कर दिया जाए एंड ओपन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। दो फ्यू लिबरलाइजेशन मेजर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन 1980 इन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। कौन से एरियाज में इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन लाया गया? सबसे पहला तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ है, नई नई इंडस्ट्रीज़ आना चाहती है इकोनॉमी में, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा लिबरलाइजेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी गई। ठीक है, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ आना चाहती है तो उनको इजीली लाइसेंस देना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो ये इसमें था। उसके बाद है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, कि जो भी हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर हमारी कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है, तो इसके बारे में जो भी पॉलिसी है, टैरिफ्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की सब्सिडीज़ होती है, तो इनके ऊपर थोड़ा सा लिबरलाइजेशन किया गया। उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मतलब हमारे यहाँ पे कुछ कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो किसकी वजह से पीछे है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ जो है तो वो बहुत ही ट्रेडिशनल है। ठीक है, आउटडेटेड है, मतलब कि जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ पाता है, हमारे कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। सो अगर हम हमारे कंट्री की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर पाए, इनोवेट कर पाए, तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है।
ठीक है। सो इसके लिए भी मतलब पहले रेस्ट्रिक्शंस थे कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, हमें इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, बट हर बार हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेंगे तो हमारे कंट्री को लॉस हो सकता है। ठीक है। सो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसको ही अपग्रेड करना या फिर हमारे देश में ही नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, इसके लिए कुछ फ्रीडम दिया गया। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फिस्कल पॉलिसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी लिबरलाइजेशन लाया गया। रिफॉर्म पॉलिसीज इनिशिएटेड इन 1991। उसके बाद लिबरलाइजेशन आखिर होता किस लिए, इसके पीछे का एम या ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल की इंक्रीज कंपटीशन, मतलब जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है तो उनको अगर थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाए, लिबरलाइज कर दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ मार्केट में आ पाएंगी। ठीक है। अगर फ्यू इंडस्ट्रीज़ मार्केट में हैं, ठीक है, तो उनमें उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं रह पाएगा क्योंकि उन्होंने अपना लिमिटेड एरिया क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ है, ठीक है, फाइनेंस की कमी हो सकती है, पर उनको अगर मार्केट में लाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगी। और ऐसा नहीं है कि कंपटीशन हमेशा हार्मफुल ही रहती है। एक हेल्दी कंपटीशन की वजह से सारे इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हो सकती है। सो कंपटीशन बढ़ेगी। इनकरेज फॉरेन ट्रेड विथ अदर कंट्रीज विद रेगुलेटेड इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, मतलब कि जो भी फॉरेन ट्रेड है उसमें क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ अपना जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाए, इसलिए क्या करेगी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में पार्टिसिपेट करेंगी। एनहांसमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, उसी तरह से जो भी फॉरेन कैपिटल है तो वो हमारी कंट्री में लाया जा सकेगा। ठीक है। मतलब फॉरेन से भी हम कैपिटल रेज कर पाएंगे या मदद ले पाएंगे, और टेक्नोलॉजी भी हम इंपोर्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें इफ़िशियंसी आ जाएगी। ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और मिनिमम कॉस्ट में होगा। एक्सपांड ग्लोबल मार्केट फ्रंटियर्स ऑफ कंट्री, मतलब कि जैसे ग्लोबल मार्केट फ्रंटियर्स ऑफ कंट्री, इसका मतलब क्या कि जो भी इंडस्ट्रीज़ ओनली डोमेस्टिक लेवल पे चल रही है और जिनके पास फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाने का पोटेंशियल है बट वो जा नहीं पा रही है, तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से क्या हो पाएगा, वो फॉरेन में भी अपनी जो पहचान है वो दिखा पाएगी। ठीक है। टू डिमिनिश द डेब्ट बर्डन ऑफ दी कंट्री, मतलब जो भी कंट्री ने दूसरे देशों से क्या लिया है, आप बोल सकते हो लोन लिया है या फॉरेन कैपिटल लिया है, ये जो भी कर्जा है कंट्री के ऊपर का, तो वो लिबरलाइजेशन की वजह से जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगी, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, अल्टीमेटली नेशनल इनकम भी हमारा बढ़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनकम बढ़ेगा तो हम क्या कर पाएंगे, जो भी बर्डन है कंट्री पे, इकोनॉमिक बर्डन, तो वो हम क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, डिक्रीज़ कर पाएंगे। ओके। सो आई होप आपको लिबरलाइजेशन का जो भी कंसेप्ट है तो वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके। सो लिबरलाइज करना यानी कि रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना, दैट इज़ द की पॉइंट। सो नेक्स्ट जो है वो है प्राइवेटाइजेशन। अभी प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी कंट्री को, तो बेसिकली जो भी प्राइवेटाइजेशन यानी फॉर एग्जांपल कि आप देखते हो कि जो भी रेल है, ठीक आहे, उसके बाद पप्पा गव्हर्नमेंटच्या हातात कोणत्या कोणत्या हे येतो एजन्सीज, रेल्वे, अजून एनर्जी, सोलर एनर्जी, रेल्वे, अजून स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑटोमेशन, LIC, LIC, ऑटोमोबाईल पण आहे ना काहीतरी, नाही ऑटोमिक एनर्जी, BSF ना. ऑटोमिक एनर्जी। ओके। सो आपको पता है कि रेल जो है हमारा इंडिया का, रेल हो गया, एनर्जी हो गया, या फिर स्टील अथॉरिटी हो गया, ठीक है, तो ये सारे जो एरियाज़ है या फिर ये सारी जो फील्ड्स है तो वो किसके कंट्रोल में है, इसके ऊपर किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी या फिर पब्लिक यूनिट। ठीक है। बट उसी टाइम पे जो भी प्राइवेट है, ठीक है, तो प्राइवेट यानी कि क्या कि जो भी प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं तो उनके पास मतलब प्राइवेट कंट्रोल होता है किसी भी बिजनेस या बैंक या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो तो उस पर प्राइवेट बिजनेसमैन का कंट्रोल होता है। जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों जाने लगा, तो इसके बेनिफिट जो है ना कि जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, ये जो कंसेप्ट है ये इसी के बारे में है। इसका मतलब क्या कि गवर्नमेंट ने क्या किया,
गवर्नमेंट के पास जो जो भी कंट्रोल था या फिर जो जो भी इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई थी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के पास जो भी अपने पास के जो शेयर्स थे तो वो बेच दिए, मतलब सेल आउट किए, या फिर जो भी असेट्स थी तो वो प्राइवेट सेक्टर्स को क्या की, सेल आउट कर दी, जिसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब क्या करना, विड्रॉ करना अपना जो भी फंड्स है, फाइनेंसेस है, तो वो पब्लिक सेक्टर से विड्रॉ करके कहाँ पे इन्वेस्ट करना, प्राइवेट सेक्टर में। ओके, सो प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने शेयर्स इशू कर दिए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास कैश में पैसा आ गया। ओके, फाइनेंसेस अवेलेबल हो गए, फंड्स अवेलेबल हो गए। सो बेसिकली जो भी इन्वेस्टमेंट थे उनको उन्होंने क्या किया, शेयर किया या फिर सेल आउट किया, तो जिसकी वजह से उनके पास फंड्स अवेलेबल हो गए। और इस फंड्स का अभी गवर्नमेंट क्या करेगा, जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, मतलब पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ की, जैसे कि रोड्स है, ठीक है, सैनिटेशन है, हेल्दी मतलब हाइजीनिक चीज़ें जो है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, तो इन सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट इसी तरह से क्या करता है कि जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, मतलब लोगों के लिए अच्छी मतलब लोगों के अच्छे के लिए जो भी एक्टिविटीज़ है, उन्होंने ये फंड जो है वो इसमें इन्वेस्ट किया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, सो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन 2 वेज। मतलब किस तरह से कन्वर्जन होता है, बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। मतलब जो भी कंट्रोल है तो वो क्या करना, रिड्यूस करना, विड्रॉ करना बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, या फिर जो भी कंपनी है पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो उसको सेल आउट करना किसी प्राइवेट ओनर के हाथ में। ओके, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बाय सेलिंग ऑफ क्या करना, पब्लिक सेक्टर की जो भी मतलब गवर्नमेंट की जो भी अथॉरिटीज़ है, जैसे कि अभी देखो जो रेल है, तो यही अभी बचा है कि जो गवर्नमेंट के हाथ में है। आने वाले दिनों में रेल भी जो है वो प्राइवेट ओनर्स के पास जा सकता है। ठीक है, तो ऑटोमिक एनर्जी ये भी बहुत से प्राइवेट ओनर्स के हाथ में है। तो एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है कि जो भी पब्लिक यूनिट्स है तो वो क्या कर रहे हैं कि अपना जो शेयर है, अपने जो भी शेयर्स है तो वो उसमें से कुछ पार्ट्स क्या कर रहे हैं, प्राइवेट ओनर्स को दे रहे हैं। ओके, टू द पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। द पर्पज ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वॉज मेनली टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड मॉडर्नाइजेशन। अभी गवर्नमेंट के पास ही अगर इसका कंट्रोल रहे तो जो भी बिजनेसेस के पास इनोवेटिव आइडियाज़ है वो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट अगर कंट्रोल जो है वो हमने प्राइवेट बिजनेस ओनर्स के पास अगर दे दिया तो उन ओनर्स के जो भी आइडियाज़ है, अलग अलग टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, और बिज़नेस को मॉडर्नाइज करने के जो भी तरीके हैं, स्ट्रैटेजीज़ है, वो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए इसका फ़ायदा होता है प्राइवेटाइजेशन का कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जा पाते हैं। इट वॉज ऑल्सो इन्वाइसाइज्ड दैट प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटी कुड बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड, जिससे क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट में मैनेजमेंट है, ठीक है, तो उसका फुल यूटिलाइजेशन हो पाएगा। मतलब जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास पोटेंशियल है, स्किल्स है, क्वालिफिकेशन है, तो उसके हिसाब से प्राइवेट ओनर के पास अगर वो जाएंगे तो उस मैनेजमेंट का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ PSU, जिसकी वजह से क्या होगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का भी लोड कम हो जाएगा एंड उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन क्यों हुआ है, बेसिकली टू इम्प्रूव फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट की जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, मतलब जो भी गवर्नमेंट का लोड है वो कम हो जाने के बाद अल्टीमेटली क्या होगा, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव हो जाएगी। गवर्नमेंट जब अपने शेयर्स या फिर अपने जो असेट्स है तो वो प्राइवेट ओनर्स को बेच देगा तो उनके पास क्या अवेलेबल हो जाएगा, फाइनेंस, जिसका यूज़ वो अलग अलग कुछ इनोवेटिव या फिर वेलफेयर एक्टिविटीज़ में क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे या यूटिलाइज कर पाएंगे। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। ठीक है, अल्टीमेटली उनका वर्कलोड भी कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो शेयर होल्डर्स है तो वो क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका लोड कम हो जाएगा। रेज फंड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू वो फंड्स रेज कर पाएंगे। इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
अल्टीमेटली जब वर्कलोड कम हो जाएगा तो उनकी इफ़िशियंसी जो है वो बढ़ पाएगी, मतलब वो जो है वो मैनेजमेंट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो जिसकी वजह से उनका जो फोकस है वो टोटली फ्यू हैंड्स में रहेगा, और फ्यू हैंड्स की रहने की वजह से उनकी जो इफ़िशियंसी है मतलब वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना जो है काम कर पाएंगे। प्रोवाइड बेटर एंड इम्प्रूव्ड गुड्स एंड सर्विस टू कंज्यूमर, क्रिएट हेल्दी कॉम्पिटिशन इन दी सोसाइटी एंड इनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जिसकी वजह से जो भी अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स में कौन सी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, तो ये सारी जो बैंक्स है ये प्राइवेट बैंक्स है। तो प्राइवेट बैंक्स में भी कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो सर्विसेज है वो अच्छी है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट बैंक्स है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, उसके बाद एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारी जो है वो है पब्लिक बैंक्स। तो इनका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिवीज़न करने की वजह से क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट बैंक्स है वो आरबीआई के अंडर चलेगी, एंड जो प्राइवेट बैंक्स है वो अपने अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करके चलेगी, जिसकी वजह से दोनों में क्या बना रहेगा, एक एफिशिएंसी बनी रहेगी, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से दोनों भी ऑपरेट हो सकेंगे, ठीक है। अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल हम अगर ऐसे कंसिडर करेंगे जो ये सारी प्राइवेट बैंक्स है और जो नेशनलाइज बैंक्स है मतलब कि पब्लिक बैंक्स, जो पहले 14 बैंक्स जो थी तो वो 1969 में नेशनलाइज हुई थी, और बाद में भी 1980 में 6 बैंक्स नेशनलाइज हुई थी, ठीक है। तो ये सारी बैंक्स प्लस ये प्राइवेट बैंक जो है इनको भी अगर हम गवर्नमेंट के अंडर लेंगे तो सोचने की बात है कि आरबीआई पे कितना ज़्यादा लोड आएगा इन सारी बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। मतलब कि अच्छा है कि प्राइवेट बैंक्स जो है वो अपने हिसाब से ऑपरेट कर रही है और पब्लिक बैंक जो है वो आरबीआई के अंडर कंट्रोल की जा रही है। सो ये जो है यही पर्पस है प्राइवेटाइजेशन का, जिसके थ्रू दोनों भी अपना जो वर्क है वो इफ़िशिएंटली कर पाए। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हम क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी चलते हैं ग्लोबलाइजेशन की तरफ। ग्लोबलाइजेशन यानी क्या कि आउट ऑफ बाउंड्री, मतलब पर्टिकुलर कंट्री के बाउंड्री के बाहर जाकर अलग अलग देश में अलग अलग क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ है, मार्केट ट्रेंड क्या है, अलग अलग किस किस चीज़ में हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें कब पता चलती है, जब हम आउट ऑफ बाउंड्री या फिर आउट ऑफ कंट्री हम जाते हैं, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन का पर्पज़ यही है कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट को जो है वो ग्लोबल लेवल पे आइडेंटिटी अगर दिलानी हो या फिर आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। सो ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो ऑल द ग्लोबलाइजेशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इट इज़ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनम। ये इतना ईजी टास्क नहीं है कि आप कौन सी भी जो कंपनी है या बिजनेस है वो डायरेक्टली ग्लोबल हो सके। ये जो है वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है एंड इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले तो वो जो प्रोडक्ट है वो डोमेस्टिकली मतलब अपनी कंट्री में पॉपुलर होना चाहिए, अपनी कंट्री के जो कस्टमर्स है उनका उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट ग्लोबल लेवल पे आइडेंटिटी बना पाएगा। अदरवाइज इट कैन नॉट बी एबल टू परफॉर्म एट द इंटरनेशनल लेवल. It is an outcome of set of various policies that are aimed at transforming the world towards greater interdependence and integration. It involves creation of networks, मतलब जिसकी वजह से क्या होगा, अलग अलग जो देश है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़, फाइनेंसेस शेयर कर पाएंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल सभी देशों का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, वेदर इट इज़ इकोनॉमिक, सोशल और जोग्राफिकल. Okay, globalization attempts to establish links in such a way that happening in India can be influenced by events happening miles away. मतलब जो जो चीज़ें बाहर के देशों में हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल एक टेक्नोलॉजी आई हो, ठीक है, या फिर कोई कंपनी ने, फॉरेन कंपनी ने कोई एक बिजनेस ट्रेंड लाया हो जिसने कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हो, तो फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होगा कि वो ट्रेंड के बारे में अगर हमें पता चलेगा तो वो हम पर्टिकुलर कंट्री में भी क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, उस पर रिसर्च कर पाएंगे, और उससे भी ज़्यादा कुछ अगर अच्छा हमारे पास हो या क्रिएट हो पाए तो वो भी हम कर सकेंगे. विदाउट ग्लोबलाइजेशन इट कैन नॉट बी पॉसिबल. इट इज़ अ टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन होल और क्रिएटिंग बॉर्डरलेस वर्ल्ड, मतलब कोई भी बॉर्डर नहीं हो, ये पर्पज़ है ग्लोबलाइजेशन का. मतलब सारे जो है वो क्या हो करेंगे, सारे बिजनेस एंटिटी जो है, वेदर इट इज़ नेशनल, वेदर इट इज़
फॉरेन, सो वो एक होके काम कर पाएंगे. ओके, द मेन एम इज़ टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड एज होल बाय स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़. ठीक है, सो इसका मेन पर्पज़ यही है कि बॉर्डर्स लेस वर्ल्ड क्रिएट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, लार्ज इकोनॉमी में हमारा जो वर्ल्ड है वो कन्वर्ट हो पाएगा. आउटसोर्सिंग एज एन आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन. आउटसोर्सिंग का जो कंसेप्ट है कि पर्टिकुलर अगर बिजनेस एंटिटी है, सपोज फॉर एग्जांपल टाटा जो है बिजनेस, तो टाटा ये कंपनी कहाँ पे है, इंडिया में है. ठीक है, सो अगर टाटा कंपनी को अगर फॉरेन में मतलब फॉरेन में भी अपनी पहचान बनानी है, ओके, फॉरेन मार्केट में, सो टाटा कंपनी क्या करेगी, बिजनेस को आउटसोर्स करेगी. आउटसोर्स क्या का मतलब क्या है कि कोई भी अगर फॉरेन बिजनेस हो, ठीक है, तो फॉरेन बिजनेस के साथ टाटा कंपनी क्या करेंगी, डील करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी. और फॉरेन बिजनेसेस के पास के जो भी प्रोजेक्ट्स है या फिर जो भी काम है, तो वो किसको दिया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा टाटा कंपनी को. सो हुआ ना कि ये फॉरेन काम हम कहाँ पे करेंगे, इंडिया में, टाटा कंपनी के थ्रू. ठीक है, सो ये किसकी वजह से होता है, मतलब फॉरेन के जो भी लोग हैं, ठीक है, तो वो फॉरेन के जो भी बिजनेसमैन है, तो उनको क्या बेनिफिट होगा इससे, कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया, डेवलपिंग कंट्री के पास से उनको चीपर लेबर मिलेगी. मतलब क्या कि बहुत ही कम, मतलब उनके लिए हमारे कंट्री के जो भी लेबर है वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और विथ अ वेरी लो सैलरी कंपेरेटिवली इन देयर कंट्री. मतलब उनके कंट्री से ज़्यादा भी उनको यहाँ से चीपर लेबर मिल पाएंगे. ठीक है, ये उनके लिए बेनिफिट है. और हमारे लिए बेनिफिट क्या है कि हम फॉरेन कंट्री में एंटर कर पाएंगे. ठीक है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का जो भी, सपोज करो कंट्री का जो भी एम्प्लॉयज़ है, कंट्री के जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल जो है, तो उनका पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट नेशनल इनकम पे हो जाएगा. और हमारे कंट्री को एक फॉरेन कंट्री में एक आइडेंटिटी मिल पाएगी. सो ये है कंसेप्ट आउटसोर्सिंग का. सो आई होप आपको आज के जो 3 कंसेप्ट हमने देखे, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ये अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, जिसकी वजह से हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाएगा. एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून टू द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.